मैकाले यहाँ पे आया था एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए, और आके उसने यहाँ पे गुरुकुलों को बंद कराया और यहाँ पे कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम शुरू किया। बाद में 1858 में एक कानून बना, इंडियन एजुकेशन एक्ट, वो आज भी चल रहा है। मैकाले का बनाया हुआ 1860 में इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। 1863 का जो पहला कानून उसने मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला, वो आज भी चल रहा है। 1872 का एविडेंस एक्ट, गवाहों के जो बयान देने वाला कानून है, आज भी चल रहा है। तो आज की डेट में हमारा थाना, हमारी तहसील, हमारा जिला, सब कुछ अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाथी का बच्चा बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन बचपन में जैसे ही वो पैदा हो, उसको 1 महीने के लिए एक मोटे धागे से बांध दिया जाता है, मजबूत चेन से बांधा जाता है, क्योंकि बचपन में बड़ी ताकत होती है उसके पास। तो जैसे ही हाथी का बच्चा पैदा होता है, उसको मजबूत चेन से बांधा जाता है। याद रखिए, मोटे पेड़ से मजबूत चेन से बांधा जाता है हाथी के बच्चे को। 1 महीने तक वो खूब कोशिश करता है चैन तोड़ने के लिए, लेकिन चैन तोड़ नहीं पाता। फिर बाद में साइकोलॉजिकली उसको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, मैं चैन तोड़ ही नहीं सकता। जब वो साइकोलॉजिकली ये समझ में आ जाता है, फिर बाद में उसको सिंपल धागे से बांध दिया जाता है, और धागे से बांध दिया जाता है, वो तोड़ता ही नहीं है। अब जब हाथी बड़ा हो जाता है, उसको बहुत मोटे धागे से, चेन से नहीं बांधा जाता, सिंपल एक रस्सी, जैसे भैंस के लिए, गाय के लिए रस्सी होती है, उतनी पतली रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर भी वो हाथी तोड़ के बांधता नहीं। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से वो गुलाम हो चुका है, वो मेंटली गुलाम हो चुका है। हम सोवरेंटी की बात करते हैं, अमृतकाल मना रहे हैं, संविधान की बात करते हैं। हमारा थाना अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारी तहसील अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा जिला अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारी हाई कोर्ट अंग्रेजी कानूनों से चल रही है, हमारा सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी कानून से चल रहा है, हमारा स्कूल अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा विश्वविद्यालय अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारी जेलें अंग्रेजी कानूनों से चल रही हैं। इवन मैं वकील हूँ, मैं वही वाला काला कपड़ा पहनता था जो अंग्रेज पहन के गए थे। अभी सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही छुट्टी होती जैसे अंग्रेज किया करते थे। उनको यहाँ गर्मी लगती थी तो 1-1.5 महीने के लिए चले जाते थे वो इंग्लैंड। आज भी है, सुप्रीम कोर्ट में 1.5 महीने की छुट्टी होती है। उनको दिसंबर में क्रिसमस मनाना होता था तो 1 महीने के लिए चले जाते थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन की छुट्टी होती है। तो हम मानसिक रूप से इतने गुलाम हो चुके हैं, हम अंग्रेजी जंजीरों को तोड़ना नहीं चाहते, अंग्रेजी कानूनों को ख़त्म करना नहीं चाहते, हम पुराना अपने वैभव को। याद रखिए, हमारा व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है हम किन नियम कानूनों को फॉलो कर रहे हैं। इसका दूसरा उदाहरण देता हूं। जब आप सामान्य ट्रेन में चलते हैं, आपका व्यवहार अलग होता है। जब आप मेट्रो ट्रेन में चलते हैं, आपका बिहेवियर अलग होता है। जब आप एरोप्लेन में चलते हैं, आपका बिहेवियर अलग होता है। जब ट्रेन में चलते हैं तो मैंने देखा वही लोग मूंगफली खा के वहाँ छिलका फेंक देते हैं। मेट्रो में चलते हैं, पानी की बोतल भी नहीं ले जा पाते। उसमें एरोप्लेन में चलते हैं, एकदम अलग बिहेवियर होता है। व्यक्ति वही है, लेकिन वो ट्रेन में चल रहा है, अलग व्यवहार है, मेट्रो में चल रहा है, अलग व्यवहार है, फ्लाइट में चल रहा है, अलग व्यवहार है। क्यों? क्योंकि तीनों का नियम कानून अलग है। व्यक्ति वही है, नियम कानून बदला, व्यवहार बदल गया। ऐसे ही मैं बार बार कहता हूं, 1950 के पहले बने हुए सारे कानूनों को खत्म कर दिया जाए, नए कानून बनाए जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अगर बनाना है तो एक भारत तब बनेगा जब हमारा हर कानून सब पे लागू होगा, और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब हमारा हर कानून दुनिया का श्रेष्ठतम कानून होगा। पहले हमारे नियम कानून दुनिया के श्रेष्ठतम नियम कानून थे। पहले पूरी दुनिया में 2 ही यूनिवर्सिटी थी, नालंदा और तक्षशिला। पूरी दुनिया के मंत्री राजाओं के मंत्री होते थे, या तो नालंदा पढ़ने आते थे या तक्षशिला पढ़ने आते थे। पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं आज की। क्यों? और यहां हमारे तक्षशिला और रावलपिंडी और नालंदा से जो इकोनॉमिक्स का सिस्टम निकला, जो पॉलिटिकल सिस्टम निकला, जो जस्टिस सिस्टम निकला, उसने पूरी दुनिया में राज किया। आज की डेट में हम सोच रहे हैं अमेरिका में क्या चल रहा है, सिंगापुर में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब हर कानून सब पे लागू होगा, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, और हर कानून श्रेष्ठतम होगा। यानी एक देश, एक
वन नेशन वन एजुकेशन कोड होगा, वन नेशन वन सिविल कोड होगा, वन नेशन वन टैक्स कोड होगा, वन नेशन वन पुलिस कोड होगा, वन नेशन वन जेल कोड होगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड होगा, वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड होगा, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा, तब जाके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप लोग युवा हैं, यही कर सकते हैं, आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया में आवाज़ उठाइए, अपने सांसद विधायक से मिलिए, जहां जहां आवाज़ उठा सकते हैं वहां वहां आवाज़ उठाइए। लोकतंत्र में यही तरीका है, और कोई तरीका तो नहीं। सर तन से जुदा तो नहीं कर सकते ना किसी का। क्या हो गया? हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आपका बहुत आभार है कि आपने सूरत में एक विचार किया, भारत में क्या समस्याएं हैं और उसका निदान क्या है, ये भी आपने बताया। लेकिन वर्तमान के सिस्टम में जब हमारे देश में ये सेवक बन के आते हैं वोट लेने के टाइम में, गली गली में सेवक के मामले बोलते हैं, लेकिन ये शासक बन जाते हैं, और शासक बनने के बाद में आम जनता उनसे मिल भी नहीं सकती। तो देश की जनता आपके द्वारा बताए हुए रास्तों के लिए क्या मॉडलिटी अपनावे, क्या तरीका अपनावे कि इस देश में इन सारी समस्याओं में जो समाधान आपने बताए वो इम्प्लीमेंट हो, वो लागू हो सके। मैं आगे बोलूँगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं, आप कहिए, जिसकी कोई दवाई नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं। मैं आगे कहूँगा, ऐसी कोई समस्या नहीं, आप कहिए जिसका कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। अल्टीमेटली जितनी समस्याएं हैं, मैंने कहा ना, डॉक्टर के अच्छे होने से बीमारी ठीक नहीं होगी, अच्छी दवा बनानी पड़ेगी। दवा कौन बनाएगा? डॉक्टर। तो डॉक्टर को बोलना पड़ेगा, जब अगर आपका बुखार ठीक नहीं होता तो जहां आप इलाज करा रहे होते हैं उसको क्या करते हैं? जाके बोलते हैं आप जो दवा दे रहे हैं ये काम नहीं कर रही है, दूसरी दवा बदलिए। अगर पर डे 100 लोग अपने सांसद और विधायक से मिले किसी एक विषय पे, किसी एक दिन बोले समान शिक्षा लागू करो, दूसरे दिन एक ग्रुप आए बोले समान नागरिक संहिता लागू करो, तीसरे दिन आए बोले जी समान धर्मस्थल संहिता बनाओ, चौथे दिन बोले जी समान क्या बोलते हैं न्यायिक संहिता बनाओ। उसके बाद आउट गोइंग फ्री है आपके मोबाइल की, फ़ोन लगातार करते रहिए। सुबह से पर डे 100 लोगों का फ़ोन आ जाए, पर डे 100 लोगों का SMS आ जाए, पर डे 100 लोगों का WhatsApp आ जाए, पर डे 100 लोग मिल के शुरू कर दें। तो ये बताइए, जब दोबारा पार्टी की बैठक होगी या सांसद विधायक दल की बैठक होगी या पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, तो वो जाके बोलेंगे कि नहीं भैया हमारा तो ज़िंदगी हमारी मुश्किल हो गई है, रहना मुश्किल हो गया, मैं क्षेत्र में कैसे मुंह दिखाऊं, सुबह दिन भर मुझे इसी कानून के लिए फ़ोन आते रहते हैं। आएगा नहीं आएगा? दुख इस बात का है, यहाँ बैठे हुए हम और जो लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग बर्थडे का कार्ड देने के लिए सांसद विधायक से मिलते हैं, शादी का कार्ड देने के लिए सांसद विधायक से मिलते हैं, नमस्कार करने के लिए सांसद विधायक से मिलते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए मिलते हैं, सेल्फी लेने के लिए मिलते हैं, हर काम के लिए मिलते हैं, कभी कानून के लिए मिलते नहीं है। और जब आम जनता को लच्छेदार भाषणी से पसंद है, उसको कानून चाहिए नहीं, उसको अच्छी अच्छी बातें चाहिए, अच्छे अच्छे चुटकुले चाहिए। कई बार तो मैं अपना मत्था पीट लेता हूं जब लोग विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में शेरो शायरी शुरू कर देते हैं। अरे वो क्या कवि सम्मेलन चल रहा है वहां पे? भैया वो लोकसभा है, तुम कानून निर्माता हो। जैसे फिल्म निर्माता का काम है अच्छी फिल्म बनाना, ऐसे तुम्हारा काम है अच्छा कानून बनाना। सांसद विधायक ये भूल गए हैं कि वो कानून निर्माता है। उनको लगता है केवल और केवल समाज में रहना, FIR करवाना, बत्ती ठीक कराना, लाइट ठीक कराना, ये कराना, उसमें हम लोगों का भी दोष है। हम लोग सुबह से शाम तक इसी काम पे लगे रहते हैं, थोड़ा ये करा दो, थोड़ा वो करा दो, थोड़ा वो करा दो। हमारे सामने अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनका पूरा सुबह से लेकर शाम तक यही दिनचर्या रहती है। क्या करेंगे? अब ये कल को सांसद बन जाएंगे
इनके पास टाइम ही नहीं होगा वहाँ पे करने के लिए, बिल पेश करने के लिए। तो कम से कम सब लोग मिलिए, सांसदों को बताइए तुम लॉ मेकर हो, संविधान के अनुसार तुमने संविधान की शपथ लिया है, तुम कानून निर्माता हो, तो 0 आवर में सवाल पूछो, क्वेश्चन आवर में सवाल पूछो, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करो। और अगर आपके सांसद प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के लिए तैयार हो जाए तो जिस विषय पर बिल पेश करने के लिए तैयार हो जाए मेरा नंबर दे देना, मैं उनको बिल बना के दे दूंगा। यही कर सकता हूँ। नमस्कार, मैं रमेश कोठारी। आपने अपने उद्बोधन में वैदिक परंपरा का जिक्र किया कि उस समय कोई धर्म एग्जिस्टेंस में नहीं था। आपका वैदिक धर्म, सनातन धर्म की परंपरा में 8वें अवतार ऋषभदेव भगवान को माना, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर है। उसके बाद भी नेमिनाथ भगवान, जो कृष्ण भगवान के भाई थे। इस तरह की परंपरा जो जैन समाज आज की स्थिति में, वही सनातन धर्म के लोग इस पूरे समाज को अपने से अलग मानते हैं। बौद्ध को भी अपने अवतार माना, लेकिन आज उसको भी हिंदू धर्म का अंग नहीं मानते। जैनियों को हिंदू धर्म का अंग नहीं मानते। वो लोग क्या करें? वो क्यों पढ़े? फिर से वेद क्यों पढ़े? क्यों उपनिषद पढ़े? क्यों सारी चीज़ों को पढ़े? बात ये कि हम जब अलग नहीं थे, उनको उपेक्षित करके उस जैन समाज और समाज से सभी को दूर कर दिया गया और बिल्कुल मौन से हो गए कि ये हमारे साथ नहीं है। तो उसका उपाय है। देखिए, पहले कभी गांठ हुई थी, अब उसकी गांठ की चिंता करना चाहिए, गांठ को निकाल के काट के फेंक देना चाहिए। जोर से बोलिए जरा। कभी छींक आई थी, उस छींक की चर्चा करना चाहिए। छींक आई थी, अब दोबारा छींक बंद करना है, उसकी चर्चा चिंता करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, समान शिक्षा लागू करो। जब भारत में समान शिक्षा लागू होगी तो जैन का बच्चा भी वेद उपनिषद पढ़ेगा, बौद्ध का भी बच्चा पढ़ेगा, हिंदू का भी बच्चा पढ़ेगा, मुसलमान का भी बच्चा पढ़ेगा, क्रिश्चियन का भी बच्चा पढ़ेगा, सबका पढ़ेगा। तो जब सबके बच्चे पढ़ेंगे तो सबके साथ बच्चे साथ में बढ़ेंगे। जब सबके बच्चे पढ़ेंगे तो सबका साथ होगा, सबका विकास भी होगा, सबका विश्वास भी होगा, और सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। जब सबके बच्चे एक जैसी किताब पढ़ेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबका नारा एक साथ हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, समान शिक्षा से बहुत सारी कुरीतियाँ आप लोग कभी सोचना। इसके ना, चूंकि समय कम है इसलिए इसके क्या क्या बेनिफिट है मैं सारी चर्चा नहीं कर सकता। मेरा ये मानना है, समान नागरिक संहिता से 1000 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत में समान शिक्षा लागू करना। जहाँ तक समान, एक आया था सवाल, मैं 5 मिनट में क्लियर कर दूं, उनका मैंने उत्तर नहीं दिया था। समान नागरिक संहिता आए या ना आए, हिंदू जैन बौद्ध सिख के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू जैन बौद्ध और सिख को समान नागरिक संहिता से 1 पैसे का फायदा नहीं है, लिख के नोट कर लीजिए। मेरी PIL चल रही है इसलिए मैं बता रहा हूं। ऑलरेडी हिंदू जैन बौद्ध सिख में बहन बेटियों को इक्वल राइट मिल चुका है। जो अधिकार बेटे को है वो अधिकार बेटी को है, जो अधिकार पति को है वो अधिकार पत्नी को है। तो कॉमन सिविल कोड आए या ना आए, हिंदू जैन बौद्ध सिख के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख इस बात का है कि जिसको कोई 1% का लाभ नहीं होगा वो कह रहा है कॉमन सिविल कोड लाओ, कॉमन सिविल कोड लाओ। जिसको 100% फायदा होना है वो कह रहा है नहीं मत लाओ मत लाओ मत लाओ। कॉमन सिविल कोड आएगा, ध्यान से समझिए। कॉमन सिविल कोड की शुरुआत होती है जब हमारा शादी विवाह की बातचीत शुरू होती है। जब शादी विवाह की बातचीत शुरू होती है उसमें पहला सवाल होता है लड़के कितने साल का है, लड़की कितने साल की है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा, सबके शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। हिंदू जैन बौद्ध सिख में लड़के लड़की की शादी की उम्र समान हो जाएगी। तो हिंदुओं में तो पहले 18 साल 21 साल है, 3 ही साल का डिफरेंस है। फायदा उसको होगा जिसकी शादी की उम्र 9 साल है। फायदा किसको होगा? जिसकी शादी की उम्र 9 साल है। तो उस बेटी को फायदा होगा कॉमन सिविल कोड का जिसकी शादी की उम्र 9 साल है। हमारे यहाँ तो बेटियों की शादी की उम्र पहले ही 18 है और 18 में करते भी नहीं, 20-21 में ही करते। कॉमन सिविल कोड आएगा तो तलाक लेने का ग्राउंड सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो हिंदुओं में पहले कोडिफाइड है, तलाक किस किस आधार पर ले सकते हैं पहले लिखा हुआ है। हिंदू का मतलब हिंदू जैन बौद्ध सिख चारों की बात कर रहा हूँ क्योंकि कानून चारों का एक ही है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा, फायदा उसको होगा जहां पे आज भी मौखिक तलाक चल रहा है, ईमेल से तलाक चल रहा है, व्हाट्सएप से तलाक चल रहा है, SMS से तलाक चल रहा है, कुरियर से तलाक चल रहा है। भाई एक तरीके का तलाक खत्म हुआ, 5 तरीके के तलाक और भी चल रहे हैं। कॉमन सिविल कोड आएगा
तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में गुजारा भत्ता पहले सबको मिलता है, तो गुजारा भत्ता कॉमन सिविल कोड का लाभ उसको मिला जहां पे गुजारा भत्ता का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में अगर आपको बच्चा नहीं है, आप गोद ले सकते हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ। कॉमन तो फायदा उसको हुआ जहां गोद लेने का अधिकार नहीं है। कॉमन सिविल कोड आएगा तो विरासत का इक्वल राइट हो जाएगा, तो हिंदुओं में विरासत का इक्वल राइट पहले से ही है, फायदा उसको हुआ जहां विरासत का इक्वल समान अधिकार नहीं है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो 5-7 चीजें बराबर हो जाएंगी। क्या क्या? शादी विवाह की उम्र समान होगी, इसका हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, पहले से लगभग बराबर है। तलाक कोर्ट के जरिए होगा, हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, कोर्ट से पहले से ही होता है। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, गुजारा भत्ता आज मिलता है। विरासत का समान अधिकार हो जाएगा, आज भी है। वसीयत का समान अधिकार हो जाएगा, आज भी है। गोद लेने का समान अधिकार हो जाएगा, आज भी है। भरण पोषण का समान अधिकार हो जाएगा, आज भी है। कोई फायदा हुआ क्या? लेकिन मांग वही कर रहे हैं जिनको कोई फायदा नहीं है। तो मतलब जहां बीमारी है वो दवा मांग ही नहीं रहा है, जो एक स्वस्थ है करें दवा लाओ दवा लाओ दवा लाओ। लेकिन मेरा ये मानना है कॉमन सिविल कोड इसलिए आना चाहिए क्योंकि एक देश एक कानून होगा, वन नेशन वन सिविल कोड होगा, तो देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। आज की डेट में वो फ्लैट नंबर 1 में रहे, फ्लैट नंबर 2 में रहे, फ्लैट नंबर 3 में रहे, फ्लैट नंबर 4 में रहे, कानून तो एक होना चाहिए।